स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में स्वागत है। बोस निवास की आलीशान और ऊंची दीवारों के भीतर आज एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई विनाशकारी तूफान आकर घर की बुनियाद हिला देने वाला हो। अनिरुद्ध बोस, जो अब तक अपनी झूठी शान और अर्शी द्वारा बुने गए जाल में फंसा हुआ था, आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच से रूबरू हो रहा था। उसके हाथों में कांपते हुए एक पीला लिफाफा था, जिसमें छिपी हुई डीएनए रिपोर्ट और नूतन की वह आखिरी चिट्ठी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि जो उसने झनक को नाजायज समझकर दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया, वह दरअसल उसका अपना खून है। अनिरुद्ध के दिल में एक ज्वाला सी जलने लगी। वह समझ चुका था कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वहीं दूसरी ओर अर्शी और आदिति, जो इस घर की सर्वे सर्वा बन बैठी थी, बिल्कुल निश्चिंत थी। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनका साम्राज्य अब टूटने वाला था। लिविंग रूम के बीचों बीच खड़े अनिरुद्ध ने जब अर्शी का नाम पुकारा तो उसकी आवाज इतनी कड़क थी कि घर के हर कोने को हिला दिया। अर्शी अपनी चिर परिचित अकड़ के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके चेहरे पर वही घमंड था जो उसने नूतन और झनक को अपमानित करने के समय ओढ़ा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनिरुद्ध के हाथ में उन कागजों पर पड़ी, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। अनिरुद्ध ने बिना एक पल गंवाए वह रिपोर्ट अर्शी के चेहरे पर दे मारी और हर एक पन्ना अर्शी के झूठ की गवाही देने लगा। आदिति, जो एसपी ऋषि की पत्नी होने के गुरूर में चूर थी, अपनी मां के बगल में खड़ी हो गई। लेकिन अब उसके चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ने लगी थी। अनिरुद्ध का गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अर्शी ने न केवल नूतन से सब कुछ छीना, बल्कि झनक के हक को भी बेरहमी से कुचल दिया, ताकि आदिति को वह सब मिल सके जो असल में झनक का था। अब वह क्षण आ चुका था जब अनिरुद्ध का क्रोध अपने चरम पर पहुंचने वाला था। उसने अर्शी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि वह करा उठी। लेकिन आज अनिरुद्ध के दिल में दया की कोई जगह नहीं थी। अर्शी को घसीटते हुए उसने उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां नूतन की धुंधली तस्वीर आज भी धूल फांक रही थी। अनिरुद्ध के हर कदम के साथ अर्शी और आदिति का साम्राज्य ढहता जा रहा था। आदिति ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध के लिए अब कोई भी रिश्ता उस पाप से बड़ा नहीं था जो अर्शी ने किया था। आदिति ने अपने पिता को ऋषि के पद और प्रतिष्ठा की दुहाई दी, लेकिन अनिरुद्ध ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो बेटी अपनी मां के पापों में साझेदार हो, वह उसकी संतान कहलाने के लायक नहीं है। आज वही अनिरुद्ध, जिसने झनक को अपमानित किया था, अपनी ही इज्जत को अपने हाथों से उड़ा रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, जैसे कुदरत भी झनक के साथ हुए अन्याय पर आंसू बहा रही हो। अनिरुद्ध ने अर्शी और आदिति के कपड़े निकालकर फर्श पर फेंक दिए और चिल्लाकर कहा, इस घर में अब केवल उन्हीं लोगों की जगह है जिनका दिल साफ है और जिनका वजूद सच की बुनियाद पर टिका है। अर्शी गिड़गिड़ाने लगी। उसने अपनी सालों की शादी और वफादारी की कस्में खाई, लेकिन अनिरुद्ध ने एक झटके में उन कस्मों को तोड़ दिया। उसने अर्शी को याद दिलाया कि कैसे उसने नूतन को मरते दम तक तड़पाया और कैसे उसने झनक को उसके पिता के प्यार से वंचित रखा। अर्शी ने अपनी आखिरी कोशिश की और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, लेकिन अनिरुद्ध अब किसी भी नाटक के झांसे में आने वाला नहीं था। उसने अर्शी को दरवाजे की ओर धकेलते हुए उसे घर से बाहर कर दिया। आदिति को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पिता, जो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था, आज उसे सड़क पर फेंकने के लिए तैयार है। उसने ऋषि को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसका फोन छीनकर दूर फेंक दिया और साफ शब्दों में कहा, ऋषि एक ईमानदार पुलिस अफसर है और जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी मां और तुमने क्या किया है, तो वह तुम्हें भी हथकड़ी पहनाएगा। अर्शी और आदिति को बाहर निकालने के बाद अनिरुद्ध ने दरवाजा बंद कर दिया और घर के भीतर जाकर झनक के पास पहुंचा। झनक ने उसे घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में डर, विस्मय और दर्द का अजीब मिश्रण था। वह अब भी अनिरुद्ध को अपना पिता मानने से कतराती थी, क्योंकि वह उसे पहले भी अपमानित कर चुका था। लेकिन इस बार जब अनिरुद्ध ने अपनी बेटी की जान बचाई, तो उसका मन कुछ हल्का हुआ। अर्शी ने, जो अब एक जख्मी नागिन की तरह पलटवार की तैयारी कर चुकी थी, झनक से उसका हक छीनने का हर मुमकिन प्रयास किया।
उसने अनिरुद्ध के पुराने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और उसे इस साजिश का हिस्सा बना दिया। अनिरुद्ध, जो अब अपनी बेटी को समाज के सामने अपनाने के लिए एक बड़े समारोह की योजना बना रहा था, बिल्कुल निश्चिंत था। लेकिन उसे क्या पता था कि वह समारोह उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन साबित होने वाला था। समारोह की शाम बोस निवास सजाया गया था, जैसे किसी दुल्हन का स्वागत किया जा रहा हो। शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे और झनक को एक कीमती रेशमी साड़ी में देखकर हर कोई दंग था। अनिरुद्ध की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपनी खोई हुई दौलत वापस मिल गई हो। लेकिन उसी भीड़ में अर्शी द्वारा भेजा गया शूटर भी मौजूद था, जिसकी उंगली ट्रिगर पर थी। इसी बीच एसपी ऋषि को अपनी जासूसी के जरिए कुछ संदिग्ध हलचल का एहसास हुआ और उसने सादे कपड़ों में पुलिस बल को घर के चारों ओर तैनात कर दिया। वह डरता था कि अर्शी की साजिश पूरी न हो जाए। जैसे ही अनिरुद्ध ने झनक का हाथ पकड़कर उसे मंच पर ले जाने की कोशिश की और माइक पर उसे अपनी बेटी घोषित करने वाला था, तभी अचानक पूरे हॉल की रोशनी गुल हो गई। एक जोरदार धमाका हुआ और जब रोशनी वापस आई तो देखा कि शूटर ने झनक को निशाना बनाकर गोली चलाई थी। लेकिन अनिरुद्ध ने झनक को धक्का देकर उसे बचा लिया और गोली उसके कंधे में लग गई। हॉल में चीख पुकार मच गई, लेकिन झनक ने अपने पिता को खून से लथपथ देखा तो उसका दिल दहल गया। उसने दौड़कर अनिरुद्ध का सिर अपनी गोद में रखा और पहली बार उसके गले से बाबा शब्द निकला। अनिरुद्ध के चेहरे पर दर्द के बावजूद संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपनी बेटी की जान बचाई थी। अस्पताल के सफेद गलियारों में अनिरुद्ध की हालत एक ऐसे संघर्ष की दास्तान बन चुकी थी, जहां मौत और जिंदगी की रेखा धुंधली पड़ गई थी। झनक की आंखों में एक ही सवाल था, क्या उसका पिता बच पाएगा? उसकी आंखों में उभरती तस्वीरें उसके दिल में एक गहरे घाव की तरह महसूस हो रही थी। अनिरुद्ध का खून उसके कपड़ों पर ऐसा चिपका था, जैसे हर बूंद उसे उस बलिदान की याद दिला रही हो जो एक पिता अपनी संतान के लिए दे सकता था। झनक, जो कभी अपने पिता के प्यार के लिए तरस रही थी, आज उसे अपने पिता के कंधों पर मौत का साया देख रही थी। इस समय झनक की एकमात्र उम्मीद डॉक्टरों के हाथों में थी, लेकिन उसके मन में एक डर था कि कहीं देर न हो जाए। दूसरी ओर एसपी ऋषि ने अपना काम तेज किया था। उसने पकड़े गए शूटर से सच उगलवाने के लिए कठोर कदम उठाए थे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस हमले के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि घर का कोई करीबी ही शामिल था। जब शूटर के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो ऋषि का कलेजा थम गया, क्योंकि आखिरी कॉल अर्शी के उसी गुप्त नंबर से आई थी, जिसे वह हमेशा छिपाकर इस्तेमाल करती थी। ऋषि के लिए यह सच सामने आना जैसे एक गहरी खाई में गिरना था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की मां यानी अपनी सास को गिरफ्तार करना था, जिसने उसके ससुर की जान लेने की कोशिश की थी। जब ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझी तो डॉक्टरों के चेहरे पर राहत का कोई निशान नहीं था। अनिरुद्ध की हालत नाजुक थी और झनक की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। वह अस्पताल के मंदिर में भगवान से लड़ने लगी थी, जैसे वह चाहती हो कि उसका पिता बच जाए। तभी अर्शी और अदिति अस्पताल पहुंची, लेकिन उनके चेहरे पर वह दुख नहीं था, बल्कि एक डर था। क्या होगा अगर अनिरुद्ध बच गया तो? अर्शी ने अस्पताल आते ही अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने झनक को इल्जामित करते हुए कहा कि उसकी वजह से ही अनिरुद्ध इस हाल में पहुंचा है। लेकिन झनक अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने अपनी मां नूतन का रूप धारण किया और अर्शी को वहीं पीछे हटा दिया। अस्पताल के गलियारे में जब ऋषि ने कदम रखा तो उसका रुख सीधा अर्शी की ओर था। बिना किसी संकोच के उसने अर्शी को हथकड़ी पहना दी। अदिति चीखते हुए यह कहने लगी कि इस सब के लिए झनक जिम्मेदार है, लेकिन ऋषि ने उसे वो कॉल रिकॉर्ड्स दिखाए जिनसे अर्शी की साजिश का पर्दाफाश हुआ। अर्शी को जब पुलिस घसीटते हुए ले जा रही थी तो उसने आखिरी बार झनक की ओर देखकर उसे श्राप दिया। लेकिन झनक की आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी, अपने पिता के लिए दुआएं। इस कहानी का पहला न्याय उस पल आया जब अर्शी गिरफ्तार हुई, लेकिन अनिरुद्ध की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। रात के तीसरे पहर जब अस्पताल में सन्नाटा था, अनिरुद्ध को होश आया।
उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसने सबसे पहले झनक का नाम पुकारा। जैसे ही झनक उसके पास पहुंची, अनिरुद्ध ने अपना हाथ मुश्किल से उठाकर उसके सिर पर रखा और कहा कि वह शायद कभी नूतन के साथ जो किया, उसके लिए खुद को माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब झनक की जान बचाकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नूतन ने उसे स्वर्ग से माफ कर दिया हो। अनिरुद्ध ने ऋषि को बुलाया और कांपते हाथों से अपनी वसीयत लिखी। उसने अदिति और अर्शी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था और झनक को अपनी कानूनी वारिस घोषित कर दिया। यह केवल दौलत का मामला नहीं था, बल्कि झनक के लिए वह पहचान की जीत थी, जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में तलाश रही थी। लेकिन अनिरुद्ध की हालत में अब कोई सुधार नहीं था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उसके पास अब कुछ ही घंटे बचे थे। झनक ने अपने पिता के सीने पर सिर रखा और उन सारी बातों को कहा जो उसने सालों से दिल में दबा रखी थी। उसने बताया कि कैसे वह बचपन में अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती थी और कैसे उसने हमेशा अनिरुद्ध की कमी महसूस की। जब अनिरुद्ध की धड़कनें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी, झनक ने उसकी पकड़ मजबूत कर ली। वह चाहती थी कि उसके पिता अपनी आखिरी दुआ उसे दे जाएं। अनिरुद्ध की आंखों में एक हल्की सी नमी थी और उसकी पकड़ी हुई झनक का हाथ, जैसे वह उसे इस दुनिया से जाते वक्त अपनी सारी दुआएं दे रहा हो। उसी समय अस्पताल में एक नई हलचल हुई। अर्शी ने जेल की सलाखों के पीछे अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि उसने क्या किया था। उसे केवल यह अफसोस था कि झनक अभी भी जिंदा थी। अदिति के लिए अब उस समय का आना तय था जब उसकी सारी उम्मीदें टूटने वाली थी। वह अस्पताल के गेट की तरफ दौड़ी, लेकिन ऋषि ने उसे बाहर खींच लिया और साफ कहा कि अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। यह उसे जीवन का सबसे बड़ा झटका था। वह अपनी ऐशोआराम की जिंदगी को अब खोने वाली थी। जब अनिरुद्ध की चिता को मुखाग्नि दी गई, तो उस वक्त झनक के चेहरे पर आंसू नहीं, बल्कि एक नई शक्ति का उजाला था। उसने अपनी माँ की यादों को अपने साथ लेकर अपने पिता की चिता को जलाया और उसी वक्त उसे यह एहसास हुआ कि वह अब एक नई जिम्मेदारी के साथ खड़ी थी। अर्शी और अदिति दोनों ने अपनी साजिशों के लिए अपनी सजा पाई, लेकिन झनक ने न केवल अपनी पहचान को मजबूत किया, बल्कि समाज और अपनी संपत्ति का इस्तेमाल उन अनाथ लड़कियों की शिक्षा में किया, जिनका समाज कोई महत्व नहीं देता। इस पूरे संघर्ष में झनक ने साबित किया कि एक बेटी का प्यार किसी भी नफरत की दीवार को गिराने के लिए काफी है। उसकी यह जंग अब एक नई शुरुआत थी। अंत में जब झनक ने बोस निवास की नेमप्लेट बदली, तो उसमें उसका नाम चमक रहा था। उसका यह फैसला उसकी सच्चाई की जीत थी और यह संदेश था कि नफरत कभी भी सत्य से ऊपर नहीं हो सकती।